हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी से अंतरा बुक है और 12 मासा कविता है जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। और आसान भाषा में इसकी व्याख्या आपको समझाने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पे प्लीज मुझे फॉलो कर लें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर लें और आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com पर जाकर भी नोट्स को पढ़ सकते हैं। और अब हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो 12 मासा जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ था जिसका नाम था पद्मावत। आपने सुना भी होगा, उस पर मूवी भी बनी थी। तो पद्मावत के अंदर नागमती जी का जो खंड आता है, जो पार्ट आता है, वो यहाँ पे 12 मासा कविता के रूप में हमारे सिलेबस में दिया गया है। और इसमें है क्या भाई, पूरी स्टोरी 12 मासा की कि जो राजा होते हैं रत्नसेन, ठीक है, वो और अपनी रानी नागमती से अलग हो जाते हैं। तो उन दोनों के बीच में जब दूरियां आ जाती हैं तो रानी नागमती की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, वो बहुत उनके बिना परेशान हो जाती हैं। यही इस कविता में बताया गया है। और इस अंश में ये हम पढ़ेंगे इस कविता के कि अलग अलग महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर के अंदर। फागुन का महीना, माघ का महीना, अगन का महीना। तो अलग अलग महीनों में ना जो रानी नागमती है वो अलग अलग फील करती है। तो हम देखेंगे कि कौन से महीने में उनको ज्यादा दिक्कत होती है। तो 4 महीनों की बात करी गई है हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं अगहन। आप ये देखिए, भारत के अंदर जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अंदर ऐसे महीनों के नाम होते हैं, ठीक है। ये 12 महीने जो है वो ऐसे लिखे होते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो अगहन से लेकर पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगहन है ये वाला 9वां महीना, फिर पौष का महीना आता है, फिर माघ का महीना आता है, फिर फागुन का महीना आता है। तो ये जो 4 महीने हैं ना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इन्हीं 4 महीनों के ऊपर ये पूरी कविता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगहन के बाद का जो महीना है उसको पौष या फिर पूस का महीना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर माघ का महीना आता है और फिर आता है फागुन का महीना। तो ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि आपको एक दिमाग में याद रहे। सिर्फ ये आपको रटना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे हिंदू कैलेंडर में 9वां महीना जो होता है वो अगहन का होता है और अगहन के बाद जो 10वां महीना आता है वो पूस का होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं। तो ये पद्मावत महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जायसी जी का, जिसमें राजा रत्नसेन और रानी नागमती है, उनके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो उसी से हमारी कविता ली गई है। सो यहाँ पे है अघन देवस घटा से लेकर हम लाग, ये पहला काव्यांश है आपका। तो इसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कविता है 12 मासा। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मलिक पढ़िए आप, मालिक नहीं है। और प्रसंग इसका कुछ ऐसे है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कविता 12 मासा से ली गई हैं। और ये कविता जो है ये जायसी जी के महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। और इस खंड के अंदर यही है। देखो, एक तो ये प्रसंग आप किसी भी काव्यांश में यूज कर सकते हो, ठीक है, आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में रानी नागमती की विरह की व्यवस्था, जो विरह की अवस्था है, जो व्यथा है, जो दर्द पीड़ा है, वो बताई गई है। पूरे अंश के अंदर साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है। 4 अलग अलग महीने जो है वो बताए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह बताया जा रहा है कि अगहन का जो महीना, जो आपका 9वां महीना होता है, ठीक है, वो जब आता है तो दिन छोटे होने लगते हैं। आपको पता होगा गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आता है दिन छोटे होने लगते हैं, रातें लंबी होने लगती हैं। जब रातें लंबी होती हैं तो और ज्यादा बिछड़ने का दर्द होता है, क्योंकि रात को ही हम अपने प्रियतम के साथ होते हैं और दुख और ज्यादा आसानी हो जाता है, बढ़ जाता है। और अब पति के वियोग में, यानी कि पति से अलग होकर दिन भी रात की तरह ही कष्ट देने लगा है। यानी कि दिन में भी दर्द होता है, रात में भी दूर होने का दर्द होता है। और ये विरह की जो आग है, जो दूर होने की जो ज्वाला है, ये जलती जा रही है और नागमती को एक दिए की बाती की तरह जला रही है। यानी कि नागमती तड़प रही है एक तरीके से। और ये इस दर्द भरी सर्दी में नागमती का हृदय भी पति के वियोग में कांपने लगा है। नागमती जी का दिल कांप उठा है अपने पति से अलग होकर। और ये सर्दी उन पर असर नहीं करती जो अपने प्रियतम के साथ हैं या जिनके जीवन साथी उनके साथ हैं। अगर बहुत सर्दी लग रही है, आपका प्रियतम आपके साथ है, तो आप दोनों साथ रह सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले हो सर्दी की रात में तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। फिर है पूरे घर में सर्दी से बचने के लिए कपड़े तैयार किए जा रहे थे। तो नागमती जी का जो घर है वहां पर सभी लोग सर्दी के बचाव के कपड़े बना रहे हैं। लेकिन नागमती कहती है कि मेरा रूप सौंदर्य तो मेरे प्रिय अपने साथ ले गए हैं। तो एक बार जब से वो गए हैं उसके बाद वे पलट कर आए नहीं।
और अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई या सौभाग्य से वो वापस आ जाते हैं तो मेरा रंग रूप मुझे वापस मिल जाएगा। वो कहती है कि मैं क्या करूं इन कपड़ों का, मेरा रंग रूप तो मेरे पति ले गए। तो जगह जगह सर्दी से बचने के लिए आग लगाई जा रही है, ठीक है, लोग आग जला रहे हैं, लेकिन उसके मन और उसके तन को तो विरह की अग्नि जला रही थी। वो दूरी की जो आग है वो जला रही है नागमती को, और ये अग्नि उसके तन मन को राख बना रही है। शायद मेरा ये दुख मेरा प्रियतम नहीं जानता, शायद तभी तो इस अग्नि में मेरा रंग रूप और यौवन सब भस्म हो रहा है। वो कहती है कि शायद मेरे प्रियतम को नहीं पता मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, जब भी मैं जल जल कर कमजोर हो रही हूँ विरह की अग्नि में। विशेष इसका कुछ ऐसा है, इस काव्यांश में रानी नागमती की वेदना का वर्णन किया गया है। इस काव्यांश की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। इस काव्यांश की शैली उदाहरण और चित्रात्मक है, यानी कि आप इसको सारा कुछ इमेजिन कर सकते हो। इस काव्यांश में वियोग रस है, अलग होने की बात की जा रही है। इस कविता में कवि की भाषा काव्यात्मक, लयात्मक और भावानुरूप है, और इस कविता में सजीवता है। तो ये आप इसके अंदर विशेष में लिख सकते हो। अब इसके बाद दूसरा काव्यांश हमारा है पूस के महीने के बारे में है, ये 10वें महीने के बारे में, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखिए। पूस जाड़ से लेकर समेटेहु पंख तक आपका दूसरा काव्यांश है। संदर्भ इसका वही रहेगा, कवि कविता सेम है, प्रसंग भी आप वही लिख सकते हो जो आपको पीछे लिखवाया है मैंने। तो अब मैं इसकी व्याख्या समझाता हूं आपको। पूस का महीना जब 10वां महीना आता है तो सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सूरज के दूर हो जाने से सर्दी और ज्यादा बढ़ चुकी है, सूरज जो है अब कम उग रहा है, और ताप में भी कमी आ गई है, अब गर्मी इतनी नहीं है, सर्दी ज्यादा है। ऐसे में शरीर अब कांपने लगा है, और ऐसी भयंकर सर्दी जो है वो नागमती की विरह की अग्नि को और बढ़ा रही है, और इस सर्दी में अब उसे ऐसा लगने लगा है कि उसके प्राण निकल सकते हैं, ठीक है। और वो कहती है, हे प्रिय, अपने पति को याद करती है, तुम कहाँ हो, मुझे आकर एक बार अपने हृदय से लगा लो। यानी कि वो कहती है मुझे अपने से हक करो, मुझे गले लगा लो, ठीक है, ताकि ये सर्दी कम हो जाए। आप तक पहुंचने का मार्ग तो बहुत लंबा है, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या, वो कह रही है। जब मैं लेटकर रजाई ओढ़ती हूँ तो वो भी बहुत ठंडी लगती है, कष्ट देती है, ऐसा लगता है मानो पूरा बिस्तर ही बर्फ में डूबकर हिमालय की तरह ठंडा और बर्फीला हो गया। यानी कि सर्दी से बचने का एकमात्र उपाय नागमती के लिए यही है कि भाई वो अपने पति से मिलना चाहती है, उसके पति उसके साथ में रहें, तो वही उसके लिए सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है सर्दी दूर करने का। चकवा और चकवई तो केवल रात को ही बिछड़ते हैं। ये दो पक्षी होते हैं जो रात में इनको श्राप मिला हुआ है, ये अलग हो जाते हैं, दिन में वापस मिल जाते हैं। तो ये कहते हैं मैं तो चकवा चकवी से भी परे हूं भाई, मेरी किस्मत तो उनसे भी बेकार है। वो कम से कम दिन में तो मिलते हैं, रात में दूर रहते हैं। मैं तो ना दिन में आपसे मिल पाती हूँ ना रात में मिल पाती हूँ। रात होते ही मेरी सखियां भी अपने अपने घर को चली जाती हैं। चलो दिन तो मैं जैसे तैसे काट लूंगी भाई, रात में थोड़ी सखियां साथ रहेंगी, तो फिर रानी नागमती अकेली हो जाती हैं। और इस अकेलेपन में, इस भयंकर सर्दी के समय, इस रात में मेरा हाल ऐसा हो गया है जैसा एक कबूतरी का अपने प्रिय से अलग होने पर होता है, और इस अकेलेपन में जीना उसके लिए बहुत ही कठिन होता जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई उसे। ऐसे ऋतु में विरह रूपी बाज मुझे अकेली कबूतरी का शिकार कर रहा है। यानी कि ये जो विरह है, ये जो दूरी है, ये एक बाज की तरह है, और मेरा अकेलापन जो है ये कबूतरी की तरह है, और ये विरह की अग्नि मुझे जला रही है। ये दूर होने का दर्द मुझे दर्द दे रहा है, और ना मैं जी पा रही हूँ ना मैं मर पा रही हूँ। इस अग्नि में जलते जलते नागमती का हाल बुरा हो चुका है, वो बहुत परेशान है भाई दूर होके। और इस जुदाई की आग में जलते जलते मेरे शरीर का सारा रक्त आंसू बनकर बह गया है। यानी कि मेरे शरीर का सारा खून निकल चुका है भाई आंसू बनकर, मेरा मांस गल चुका है, मेरी हड्डियां जो है वो शंख की तरह खोखली हो चुकी हैं। मेरा हाल उस मादा सारस की तरह हो गया है जो रो रो कर मर जाती है और केवल पंख ही बच जाते हैं। यानी कि बहुत बुरा हाल है। इसका विशेष है कि इस काव्यांश में रानी नागमती की वेदना का वर्णन किया गया है, और भाषा अवधि है, उपमा और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, और वही है, आगे के भी आप पॉइंट सेम लिख सकते हो जो हमने पीछे विशेष में लिखे थे। अब तीसरा काव्यांश हमारे सामने है, लागेहु माह से लेकर उड़ावा झोल। संदर्भ वही रहेगा, कवि कविता वही है, प्रसंग भी वही सेम रहेगा। अब यहाँ पे तीसरा महीना आ चुका है, ठीक है, 11वां महीना स्टार्ट होगा अब यहाँ पे। सो अब यहाँ पे देखेंगे माघ महीने के लगते ही अब माघ का महीना आ चुका है, तो पाला पड़ने लगता है। अब 11वें महीने में आपको पता है ना भाई, ठंड पड़ती है, धुंध होती है, सुबह सुबह ओस पड़ती है, ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो भाई पति से अलग होने के बाद नागमती को ये कड़ाकेदार सर्दी मौत के समान लगती है। उसे लगता है कि मेरी मौत ना हो जाए इस सर्दी की वजह से। उसका शरीर, तन, मन रूई की तरह कांप रहा है, और उसका हृदय भी पति से अलग होकर इस ठंड में कांप रहा है। बहुत ज्यादा वो बेचारी परेशान है। तो इस भयंकर सर्दी से बचने का एकमात्र उपाय मेरे प्रिय से मेरा मिलन है। वो चाहती है कि एक ही उपाय है, मैं किसी तरीके से अपने पति से मिल जाऊं तो मेरा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। प्रिय से अगर मिलती हूं तो वो इस भयंकर सर्दी में सूरज
सूरज के ताप के समान होगा। यानी कि जैसे सर्दी में सूरज अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे सर्दी में मेरा प्रिय चाहिए मेरे साथ में। तो ये माघ के महीने में फूलों में रस आ जाता है, और उसी प्रकार मेरा हृदय भी भावनाओं से भर चुका है। वो कहती है कि मैं अपने पति को भंवर बनकर आने को कहती हूँ, और उसका हृदय उसके बाद फूल की तरह खिल जाएगा। वो कहती है कि आओ, ठीक है, और मेरे साथ रहो। पति से बिछड़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू इस प्रकार बह रहे हैं जैसे बादल से बरसात होती है भाई। तो ये आंसू नागमती द्वारा पहने गए वस्त्रों को गीला कर रहे हैं। रो रो के कपड़े गीले हो चुके हैं, गीले वस्त्र उसे तीर की तरह चुभ रहे हैं, ठीक है। आंखों से गिरने वाली बूंदें ओले की तरह गिर रही हैं। आप सोच रहे हो कितना दुख है उसको। इस भीषण सर्दी, भयंकर सर्दी में उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उनकी बूंदें ओले के समान लग रही हैं। जब हवा चल रही है तो ये विरह की अग्नि और बढ़ रही है। तो पति से बिछड़ने के बाद नागमती ना तो श्रृंगार करती है, ना सजती धजती है, ना कुछ पहनती है, ना आभूषण पहनती है। तो प्रिय के बिना नागमती का शरीर जो है वो जादुई मतलब एक तरीके से ये समझ लो दुख से कमजोर हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तिनके की तरह वो हल्की हो चुकी है। तो इसमें क्या है, उसके शरीर को इस आग ने जला दिया है। ये जो दूर होने की आग है, अब वो राख की तरह उड़ना चाहती है। विशेष वही रहेगा जो अभी तक हम लिख रहे हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, सेम आप लिख सकते हो। अब इसके बाद 12वां महीना आएगा, फागुन का महीना। फागुन पवन से लेकर जह पऊ, ठीक है, जह पऊ। सो इसमें संदर्भ वही है, कवि कविता वही है, प्रसंग भी वही है। आप चाहो तो महीनों के नाम चेंज कर सकते हो। ये विभिन्न महीने की जगह आप पर्टिकुलर महीने का नाम मेंशन कर सकते हो, ना भी करो तो ये भी चल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी व्याख्या। तो नागमती कहती है कि फागुन के महीने में जब हवा बहुत तेजी से चलती है, 12वां महीना आपको पता है और ठंड होती है, तो हवा के झोंकों से ठंड और कष्टदायक हो जाती है और दिक्कत देती है, सहा नहीं जाता। नागमती कहती है उसका शरीर विरह वेदना के कारण पीले पत्ते की तरह पीला पड़ चुका है। जिस तरह तेज हवाओं के कारण पेड़ों के पीले पत्ते हिलते रहते हैं, वैसे ही उसी प्रकार उसका शरीर भी दूरियों की वजह से, विरह की वजह से कांप रहा है। नागमती कहती है कि पतझड़ के बाद पेड़ों में नई नई कोपलें आती हैं, ठीक है, नए नए पत्ते आते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, पेड़ भी झूमते पड़ते हैं, लेकिन उसके मन को ये सब पसंद नहीं आ रहा। ये नेचर अब उसे अच्छा नहीं लग रहा, ये नेचर अब उसे दुख दे रहा है एक तरीके से, और उसकी उदासी और बढ़ रही है क्योंकि उसका पति उसके साथ में नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गांव में सभी स्त्रियां मिलजुल कर नाच रही हैं, गा रही हैं, होली का उत्सव मनाती हैं, और नागमती को ऐसा लगता है कि ये होली की आग उसके हृदय में जल रही है जो उसके तन मन को भी जला देगी। तो अभी भी इस अंतिम समय में मेरा प्रिय वापस आ जाए, और इस समय मैं मरणासन अवस्था में हूं, मैं मरने वाली हूं, पर इस समय भी मुझे अगर वो आ जाए तो मुझे उनके दर्शन से ही मैं धन्य हो जाऊंगी। मैं ये जो आग में जल रही हूँ ये कम से कम रुक जाएगा। रात दिन मैं अपने मन में यही सोचती हूँ कि मेरा ये शरीर किसी भी प्रकार मतलब मेरे प्रिय के काम आ जाए, यानी कि मेरा जो पति है वो किसी तरीके से वापस आ जाए। रत्नसेन। नागमती पवन से, हवाओं से कह रही है कि हे हवा, मेरे शरीर की इस राख को उड़ाकर मेरे प्रिय के मार्ग में बिछा दे, ताकि वो जब चले तो उसके चरण मेरे राख के ऊपर आए तो हम दोनों मिल जाएं। तो ये इस हद तक इमोशनल बातें हो रही हैं। विशेष ऐसा है कि भाई विशेष में यही है, नागमती की वेदना बताई जा रही है। फागुन महीने की बात हो रही है यहाँ पे। फागुन महीने में क्या होता है, भाषा अवधि है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है, उपमा का भी प्रयोग किया गया है, काव्यांश की शैली उदाहरण वाली है, चित्रात्मक शैली है, वियोग रस में ज्यादा इसमें लिखा गया है, अलग होने की बातें हो रही हैं। कवि की भाषा काव्यात्मक, लयात्मक और भावानुरूप है, कविता में सजीवता है, ठीक है। ये आपके पॉइंट हो गए। तो यही थी आज की हमारी कविता। अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।